नमस्कार छात्रों। मशीन लर्निंग की इस कक्षा में हम आज प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी के बारे में हमने इसके पहले भी टेक्स्ट माइनिंग की कक्षाओं में पढ़ा हुआ है, पर चूँकि मशीन लर्निंग का जो बेस है वही प्रोबेबिलिटी है, तो जैसे कि यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि इट इज़ अ बेड रॉक ऑफ मशीन लर्निंग। बेड रॉक से मतलब है एक सुदृढ़ आधार, और कुछ सिद्धांतों पर, मतलब जो जो जिसे बोलते हैं ना, एक बड़ी सी चट्टान होती है जो ढल नहीं सकती है और जो बहुत मजबूत होती है, जो एक आधारशिला जैसी होती है, तो उसे हम बेड रॉक कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी आधार है, इस मशीन लर्निंग का आधार है प्रोबेबिलिटी। अगर हमें मशीन लर्निंग ये विषय सही में सीखना है तो सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना ही नहीं पड़ेगा तो हमें उसकी बहुत अच्छी समझ आनी चाहिए। उसके बाद में उस समझ के साथ साथ ही उसकी जो अप्लाइड एरियाज़ है या फिर उसके जो अनुप्रयोग क्षेत्र है उसके बारे में भी हमें पता करना चाहिए। मतलब ये कि प्रोबेबिलिटी का उपयोग हम किस प्रकार से विविध क्षेत्रों में कर सकते हैं, इस बारे में भी हमें जानकारी होनी ज़रूरी है। तो जैसे कि हमने पहले भी स्कूलों में 8वीं 9वीं कक्षा में भी पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रायिकता या संभावना। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो एक अनिश्चितता को दर्शाती है। यहाँ पे मैंने लिखा है प्रोबेबिलिटी हैंडल्स द अनसर्टेनिटी। और देखिए यहाँ नीचे में अगर आप गौर करेंगे तो मैंने लिखा है कि ओनली 2 थिंग्स आर सर्टन इन लाइफ, डेथ एंड टैक्सेस। बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा बोला गया यह वाक्य है, जिन्होंने कहा है कि डेथ और टैक्स यही अटल है और बाकी सारे जो है वो अनिश्चित है, अनसर्टन है। तो पूरी ज़िंदगी देखिए यहाँ पर अपनी अनसर्टनिटी से, अनिश्चितता से भरी हुई है, और यह जो अनिश्चितता है वो हमें ये दर्शाती है कि जब हम लोग किसी भी क्षण में, किसी भी जीवन के पल में या किसी भी अनुप्रयोग क्षेत्र में कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं तो वह निर्णय हम ठीक से नहीं ले सकते हैं, वहाँ पे अनिश्चितता होती है। जैसे कि हम इस रास्ते से जाए या उस रास्ते से, आज बारिश गिरेगी या नहीं गिरेगी, आज टेम्परेचर 40 डिग्री होगा या नहीं होगा, आज कक्षा में मास्टर जी मुझे मारेंगे या नहीं मारेंगे, मेरे एग्ज़ाम का स्कोर 80% से कम होगा या ज़्यादा होगा। ये सारी अनिश्चितताएं यह दर्शाती है कि हमारे पास उस डिसीजन को, उस निर्णय को लेने के लिए इन्फॉर्मेशन पर्याप्त नहीं है। अब ये जो पर्याप्त न होना, सूचना का पर्याप्त न होना या फिर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, ये दर्शाता है कि हमें जीवन के हर क्षण में इनकम्प्लीट या फिर अपर्याप्त सूचना या फिर अपर्याप्त डेटा के आधार पर कुछ निर्णय लेने हमारी मजबूरी बन जाती है या फिर अनिवार्य हो जाता है। तो अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आप जा रहे हैं, तो आप सही में
कुछ रास्तों पे अगर नहीं चले तो आप आगे बढ़ नहीं सकते, तो आपको दो रास्ते दिख रहे हैं तो एक रास्ता चुनना पड़ता है। तो पता न होते हुए भी, हमारे पास सूचना न होते हुए भी हमें आगे बढ़ना पड़ता है, हमें निर्णय लेने पड़ते हैं। तो यह मशीन लर्निंग विषय प्रोबेबिलिटी के आधार पर है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी के, प्रायिकता के तकनीक इसमें उपयोग में लाए जाते हैं। अतः यह प्रोबेबिलिटी पढ़ना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। अब यहाँ पर मैंने प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ चीज़ें लिखी हुई है कि प्रोबेबिलिटी जो है ये मैथमेटिक्स का प्रक्षेत्र है, और यह प्रक्षेत्र हमें ऐसी भाषा और ऐसे टूल्स प्रदान करता है जिसे कि हम लोग कोई भी अनिश्चित क्षण को, कोई भी अनसर्टन इवेंट को, अनिश्चितता को हम लोग अच्छे से दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं, उसकी डेफिनेशन कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं, उस पर निर्णय ले सकते हैं। मशीन लर्निंग जो विषय है वह अनसर्टन डेटा, मतलब जो कि डेटा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, उस डेटा पर ही एक तरीके से प्रेडिक्टिव मॉडल का निर्माण करता है। ये प्रेडिक्टिव मॉडल का मतलब ये है कि डेटा को प्रोसेस करके हम इस प्रकार की प्रणाली बनाते हैं कि जो आधारभूत जो डेटा है उस आधार पर वो आगे की सूचनाएं हमें भविष्यवाणी जो जिस प्रकार से होती है, प्रेडिक्शंस जिस प्रकार से होता है, उस प्रकार से वो हमें आगे की सूचनाएं प्रदान करता है। यह है प्रेडिक्टिव मॉडल्स। और यह प्रेडिक्टिव मॉडल्स, ध्यान रखिए कि इनकम्प्लीट और अनसर्टन और इम्परफेक्ट, जो कि अपूर्ण है, इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन पर काम करता है। अब जैसे पहले बोला ही है कि मशीन लर्निंग के जितने भी अनुप्रयोग क्षेत्र हैं, उन अनुप्रयोग क्षेत्रों में अनिश्चितता होती ही है। अनिश्चितता होती ही इसलिए है कि जैसे कि मैं अगर बोलती हूँ कि ये मेल स्पैम है या नहीं है, तो मान लीजिए कि कुछ हम जो रेगुलर मेल है वो इस तरीके से लिखेंगे कि मशीन उसको स्पैम करके पहचान लेगी और आपको स्पैम फोल्डर में उसको डालना पड़ेगा, या फिर स्पैम फोल्डर में वो अपने आप डाल देगी। तो इस तरीके के जो गलतियां हैं, वो गलतियां इस वजह से होती है कि पूरी तरीके से एक सुदृढ़, मजबूत, परिपूर्ण इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो ऐसी ही इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस करके हम मशीन लर्निंग का प्रयोग करने वाले हैं और उसे सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसी सिचुएशंस है, या फिर यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें प्रोबेबिलिटी थ्योरी के आधार के बारे में बताती है, या फिर प्रोबेबिलिटी की टर्म्स के बारे में बताती है। तो जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, सबसे पहला टर्म है जो कि हम बोलते हैं, इसकी एक कॉन्सेप्ट है, परिकल्पना, कॉन्सेप्ट है इवेंट। तो इवेंट का मतलब है कि आउटकम टू विच अ प्रोबेबिलिटी इज असाइन। मतलब कोई भी इवेंट हो, जैसे कि टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, रोलिंग ऑफ अ डाई, शफलिंग ऑफ अ डेक ऑफ कार्ड्स, ये सारे इवेंट्स हैं। फॉलिंग ऑफ अ रेनफॉल, राइजिंग ऑफ अ टेम्परेचर, ये सारे इवेंट्स हैं। इस इवेंट्स को आपको होने के बाद कुछ ना कुछ हमें एक आउटकम मिलता है।
अब ये जो आउटकम है, इस आउटकम को हमें प्रोबेबिलिटी असाइन करनी होती कि ये इवेंट 0.2% प्रोबेबिलिटी वाला है, या फिर 80% प्रोबेबिलिटी वाला है, या 20% प्रोबेबिलिटी वाला है। ठीक, अब उसके बाद दूसरा टर्म हमारा है सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस जो कि जितने भी आपके पॉसिबल आउटकम हैं, उस इवेंट से जो पॉसिबल आउटकम निकलते हैं, उस पॉसिबल आउटकम को दर्शाता है। जैसे कि टॉसिंग ऑफ अ कॉइन में एक तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो हेड आना या फिर टेल आना, एच या फिर टी, यह उसकी सैम्पल स्पेस बन गई। एच या फिर टी सैम्पल स्पेस बन गई। दूसरा है आगे हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें ये बताता है कि जो प्रोबेबिलिटी है, अगर हम लोग एक ही इवेंट को बार बार करें, मान लो कि टॉसिंग ऑफ अ कॉइन हमने 100 बार कर लिया, 100 बार हमने टॉस कर लिया, तो जो सैम्पल स्पेस है, हेड या फिर टेल, यह सैम्पल स्पेस है। तो इस हेड और टेल की गिरने का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लो कि पहली बार हेड आया, दूसरी बार टेल, तीसरी बार हेड, दूसरी बार टेल, चौथी बार टेल, पांचवी बार हेड। इस तरीके से हम जो ट्रायल्स ले रहे हैं, हम जो इवेंट्स ले रहे हैं, उस इवेंट्स का जो सैम्पल स्पेस है, उस सैम्पल स्पेस का किस तरीके से शेप आएगा या फिर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यह बताता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम आगे देखेंगे कि उसके जो अप्रोचेस है प्रोबेबिलिटी के, वो कौन से हैं। तो ऐसे बोला जाता है कि प्रोबेबिलिटी की 2 स्कूल्स हैं, 2 स्कूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो हम इस प्रोबेबिलिटी को किस तरीके से इंटरप्रीट करते हैं, तो एक है आपका फ्रीक्वेंटेस्ट प्रोबेबिलिटी और दूसरा है आपका बेजियन प्रोबेबिलिटी। तो फ्रीक्वेंटेस्ट प्रोबेबिलिटी मतलब जो एक्चुअल लाइक्लीहुड ऑफ एन इवेंट है। एक्चुअल लाइक्लीहुड का मतलब होता है कि उस इवेंट की अकर होने की, मतलब उस इवेंट की सिद्ध होने की संभावनाएं कितनी है। ठीक है, अब ये जो दूसरा है बेजियन प्रोबेबिलिटी, तो बेजियन प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि उस इवेंट की जो संभावना है, उस इवेंट की जो प्रायिकता है, उस इवेंट का जो अनुमान है, उसका आधार बिलीव है, उसका आधार अपना बिलीफ है। तो हम अपने बिलीफ के आधार पर उस बेजियन प्रोबेबिलिटी को निकालेंगे। तो जैसे कि यहाँ देखिए, फ्रीक्वेंटेस्ट में उस इवेंट की संभावनाएं कितनी है, मतलब वो जो चीज़ हो रही है, जो चीज़ फ्रीक्वेंटली हो रही है, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन वो हो रहा है, रोलिंग ऑफ अ डाई वो हो रहा है, तो उसकी संभावनाएं, उस 1 आने की संभावनाएं क्या है या हेड आने की संभावनाएं क्या है, ये है आपका फ्रीक्वेंटेस्ट प्रोबेबिलिटी। बेजियन प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि मान लो कि मैं बिलीव कर रहा हूँ कि अगर किसी को डायबिटीज़ है तो पक्का उसको हार्ट अटैक आना है, तो ये मेरा बिलीव हो गया। तो मैं ये बोल सकती हूँ यहाँ पर कि डायबिटिक पेशेंट कैन गेट अ हार्ट अटैक एंड द प्रोबेबिलिटी इज़ 80%। मतलब ऐसे बहुत गिने चुने जो लोग हैं, बचे हुए 20%, उन लोगों को हार्ट अटैक नहीं आएगा, पर डायबिटिक जो पेशेंट है उनको हार्ट अटैक आ सकता है। ये बिलीव है, ये हमारा बिलीफ है। तो हमारी जो यहाँ पर फ्रीक्वेंटेस्ट प्रोबेबिलिटी है वह पी वैल्यूज़ से या फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल से दर्शाई जाती है। तो यह पी वैल्यूज़, कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये क्या है हम लोग धीरे धीरे देखेंगे।
तो यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि फ्रीक्वेंटेस्ट प्रोबेबिलिटी को मेजर करने के लिए, उसका मापन करने के लिए हमें कुछ टूल्स, प्रोबेबिलिस्टिक टूल्स की ज़रूरत होती है, प्रोबेबिलिस्टिक आंकड़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि पी वैल्यूज़ या फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल। वैसे ही बिलीफ मेजर कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, बिलीफ मेजर करने के लिए हमें बेयसियन थ्योरम का उपयोग करना ज़रूरी है। तो वो भी हमारा प्रोबेबिलिटी का ही एक कॉन्सेप्ट है, उसे भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है, बेयसियन टेक्निक्स आर बेस्ड ऑन बेस थ्योरम। और अब यहाँ पर जो बेयसियन एनालिसिस होती है, ये बेयसियन एनालिसिस किस लिए होती है, उपयोग में क्यों लाई जाती है? तो बेयसियन एनालिसिस जो कि हम मॉडल बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं, उस मॉडल को बनाना है, पर इस तरीके का मॉडल है या इस तरीके का वो डिसीजन है जो कि बना नहीं है। उस तरीके का डिसीजन, उस तरीके का मॉडल बना नहीं है, या फिर जो कि बहुत ही कम बार, उसकी बारंबारिता जो है बहुत ही कम है। तो ऐसे मॉडल्स जो कि बहुत ही कम पाए जाते हैं, या उसके जो डिसीजंस है वो हमें पता नहीं है, पहले वो उस तरीके के डिसीजंस आए नहीं हैं, तो आगे क्या हो सकता है ये जानने के लिए हमें बेयसियन एनालिसिस की ज़रूरत है। फ्रीक्वेंटेस्ट टेक्निक है कि जो कि सैम्पलिंग पर आधारित है। तो सैम्पलिंग पर आधारित यह जो तकनीक है, यह तकनीक का मतलब है कि आपके जो इवेंट है, उस इवेंट में कोई पर्टिकुलर चीज़ कितनी बार आ रही है, कितने सैंपल्स है, कितने सैंपल्स वो उस इवेंट में आ रहे हैं। तो पी वैल्यू से इसकी गणना होती है। इस पी वैल्यू से गणना हम कैसे करेंगे कि मान लो कि पी वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा है तो हम बोल सकते हैं कि जो डेटा है वो हमारा नल हाइपोथेसिस को दर्शाता है। तो इसका मैं एक उदाहरण देती हूँ कि मान लीजिए आज हमारा दिन शुभ होगा क्योंकि मैं जल्दी उठा। तो यहाँ पर देखिए, इस पर्टिकुलर इवेंट का या फिर इस पर्टिकुलर दिन का, रोज़ तो मैं उठती हूँ, इस पर्टिकुलर दिन का ये जो रीज़न है, ये मेरा एक हाइपोथेसिस है कि शुभ होगा करके। तो मैं यहाँ पर ये दर्शा सकती हूँ कि बहुत बार ये हुआ है कि 80% लोगों का दिन अच्छा ही गया है। तो ये मेरा एक हाइपोथेसिस है। तो अगर मैं इसकी पी वैल्यू निकालूंगी तो ज़्यादा आएगी, इसका मतलब है मेरा हाइपोथेसिस सच है। और अगर मेरी पी वैल्यू कम है तो वो मेरा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, झूठ हो जाएगा। तो अगर ये मेरा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है तो दूसरा जो हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि दिन शुभ नहीं जाएगा। दो हाइपोथेसिस होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें यह फ्रीक्वेंटेस्ट टेक्निक सैम्पलिंग आधारित है, बेयसियन टेक्निक बेस थ्योरम आधारित है। और अब यहाँ पर हमने जो रेफरेंस लिया है वो मैंने दर्शाया हुआ है, और एक बहुत अच्छा यहाँ क्वेश्चन है जो कि आपको इसी कक्षा से जो पाठ पढ़ाया गया है उसके आधार पर लिखना है कि आपको अंतर बताना है फ्रीक्वेंटेस्ट और बेयसियन प्रोबेबिलिटी का। तो यह है आपका प्रोबेबिलिटी के बारे में आपके जो मूल संकल्पनाएं हैं वो इसमें बताई गई है। आगे की जो कक्षा है उसमें हम लोग एक उदाहरण देखेंगे जिसमें कि जॉइंट और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया जाएगा।
नमस्कार।